हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में। आज हम दोबारा फिर जो है सीटेट सन 2020 के लिए हिंदी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें साथ में आपके क्या है शिक्षण भी कवर कराए जाएंगे, ठीक ना। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना भी इनकी बनी रहती है। ये हिंदी का हमारा तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले हमने 1 और 2 पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ आप जो है पहले उन पार्टों को कवर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। तो यहाँ देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन लिखा गया है उपचारात्मक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, ठीक ना। यानी कहा गया है उपचारात्मक शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा दिया गया है समय व अवधि पर, तीसरा दिया गया है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, ठीक ना। चौथा ऑप्शन दिया गया है उपचारात्मक शिक्षा की सामग्री पर, ठीक ना। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दिया गया है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ठीक ना। यानी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक तो दिया गया, पहला ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है, दूसरा है साध्य है, तीसरा है साधन है, चौथा है अनावश्यक है, ठीक ना। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात कर लेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी जो राइट ऑप्शन होगा, यानी भाषा शिक्षण का पाठ्य पुस्तक जो होता है यह क्या है, साधन है, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन की बात की गई है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों। यानी कहा गया है कि हिंदी भाषा में, अगर हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा की बात की जाए तो बच्चे जो होते हैं हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों। ऑप्शन दिया गया है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, दूसरा दिया गया है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तीसरा दिया गया है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, चौथा है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन, यानी क्या होगा कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर जो बच्चे होते हैं उनको इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए उनको जो है कठिनाई का आभास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, कहा गया है कहानी सुनाने से, ऑप्शन दिया गया है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, तीसरा दिया गया है बच्चे अनुशासित रहते हैं, चौथा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो डी जे राइट ऑप्शन होगा, यानी अगर आप जो है एक शिक्षक हैं और अपने कक्षा में जो है कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर क्या होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके चिंतन में भी विकास होता है, ठीक ना, जिससे उनके ज्ञानेंद्रियों में काफ़ी वृद्धि होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, कहा गया है बच्चों के खेल कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि है, ठीक ना, ये क्या है, कौन सी विधि होगा, ठीक, बेहतर हो सकती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अपने अनुभव को लिखना, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना, चौथा है सुंदर लेख का अभ्यास, ठीक ना। यानी बच्चों के कौशल जो लेखन कौशल होते हैं उनका अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सी विधि इनमें से सबसे उपयोगी होगी। तो ध्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर, ठीक ना, ए इज ए राइट आंसर, यानी क्या होगा, अपने अनुभव को लिखना, यह जो है सबसे अच्छा जो है लेखन कौशल का मूल्यांकन हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, ठीक ना, बोलना कौशल जो है उसमें निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। पहला दिया गया है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, ठीक ना, और दूसरा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, तीसरा है अलंकृत भाषा का प्रयोग करना और चौथा है मधुर वाणी। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी क्या होगा, अगर आप बोलचाल यानी आप जो है बोलने की कौशल का अगर महत्वपूर्ण देखा जाए इसमें से, तो ए इज ए राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना किसी के सामने, ठीक, यह जो है सबसे अच्छी बोलने की कौशल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में, कहा गया है एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक ना। अगर एक आप भाषा शिक्षण के रूप में अगर आप मतलब पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी हो सकती है। देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, ठीक ना, दूसरा है बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त करना, तीसरा है भाषा संसाधनों का अभाव, चौथा है बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज ए राइट ऑप्शन, यानी क्या होगा, अगर आप जो है एक भाषा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है आप सामने, कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ठीक ना।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकें। दूसरे में कहा गया है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित कर सकें। तीसरे में कहा गया है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, ठीक ना। और चौथे में कहा गया है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, यानी व्याकरण सीखने से बच्चों के अंदर भाषा का विकास तेजी के साथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों के अंदर भाषा विकास जो है शीघ्रता से होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा दिया गया है, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, ठीक है, यानी बच्चों को अपने भाषा का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक जो है अवसर देना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन में क्या होगा, अगर एक आप जो है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक जो है भाषा शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए कि बच्चों को सबसे अधिक जो है अपनी भाषा का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, इसलिए आपका डी इज राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ 10वां क्वेश्चन लिखा गया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है, वर्णमाला को क्रम से कंठित करना, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन दिया गया, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। चौथा ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर आप प्राथमिक स्तर पर काम करा रहे हैं, भाषा शिक्षण का उद्देश्य अगर आप काम करा रहे हैं, तो आपका यह उद्देश्य नहीं हो सकता। एनसीएफ संदर्भ 5 बार मतलब हमने आपको बताया है कि विरोध करता है एनसीएफ संदर्भ 5 कि आप क्या है, किसी भी विषय वस्तु को आप कंठित नहीं करा सकते हैं, रटवा या फिर याद नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ नकारात्मक पूछा गया था, तो आपका बी इज राइट आंसर, यानी आप वर्णमाला को क्रम से कंठित नहीं करा सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ठीक ना। एक से अधिक भाषा का अगर प्रयोग हो रहा है तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, कक्षा जटिलताओं को बढ़ाता है, ठीक। दूसरा कहा गया है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। तीसरा है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चौथा कहा गया है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ठीक ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट, ठीक ना। यानी तीसरा आपका सही होगा। कहा गया है, अगर आप जो है एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी कक्षा में, तो आप क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में वह सहायक होगा, ठीक ना। यानी जब आप जो है किसी कक्षा में एक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा और साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होगी, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ठीक ना, दृष्टिबाधित अगर बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हैं तो ध्यान, इसमें क्या जो है आपको ध्यान रखना है। कहा गया है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। गलत हो गया, ठीक ना, इस तरीके की कोई बात नहीं की गई होती है, ठीक। आगे देखते हैं, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, सी वाले में बात किया गया है, कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक ना। और आगे कहा गया है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए डी जे राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक। पहला कहा गया है, विदेशी साहित्य की रचना। दूसरा कहा गया है, ऐसी रचना जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हुई हो और उनमें भाषा की अलग अलग छांटियाँ हों, ठीक। अगला कहा गया है, केवल कहानी या फिर कविताएं हों। और चौथा कहा गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन, ठीक ना। बी इज राइट ऑप्शन, यानी प्राथमिक स्तर पर आप जो है भाषा की अगर पाठ्य पुस्तक की बात कर लें तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा बी वाला, यानी क्या होना चाहिए, ऐसी रचना जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों, ठीक ना, जो बच्चों के माहौल से जुड़ी हों और जो है भाषाओं की अलग अलग छांटियाँ दी गई हों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ठीक ना। यानी जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सबसे उचित तरीका है
बच्चों के भाषा क्षमता की आकलन का। पहला ऑप्शन कहा गया है कि बादल, आसमान, कामा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। दूसरे में कहा गया है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तीसरे में कहा गया है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। चौथे में कहा गया है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है बच्चे की जो भाषिक क्षमता का आकलन करना चाहते हैं, सबसे सटीक आंसर इसका होगा ए जे राइट ऑप्शन, यानी क्या होगा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का कहानी में प्रयोग करके लिखिए। ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 15वां क्वेश्चन है। कहा गया है बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। यानी कहा गया है बच्चों के अगर आप मौखिक अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, उनके मौखिक अभिव्यक्ति में अगर विकास करना चाह रहे हैं तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यानी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। दूसरे में कहा गया है अपने अनुभवों का वर्णन करना। तीसरे में कहा गया है बातचीत करना। चौथे में कहा गया है संवाद अदायगी। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाए ए जे राइट ऑप्शन, यानी क्या होगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराएंगे तो आप जो है बच्चों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का तेजी से विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी